हेलो बच्चों, आज हम 12th एनसीईआरटी से पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसा मैंने लिख रखा है यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ही आपके फ्लावरिंग प्लांट होती है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमारी समस्या जो है, बेसिक समस्या ये है कि रिप्रोडक्शन क्या है। अगर हम इस बात को समझ पाए तो हम ये समझ पाएंगे कि रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार से होगा और कैसे ये और चीजों से सेपरेट है। तो जैसा मैंने इसे तोड़ के लिख दिया, री मीन्स फिर से और प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सादा सिंपल भाषा में कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंतर्गत कोई जीव अपने जैसा दिखने वाला दूसरा जीव पैदा करता है। तो दूसरा जीव पैदा करने की जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे हमें वैसा ही अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम इस रिप्रोडक्शन मतलब इस यह एक चूंकि प्रोसेस है जिसमें हमें अपने जैसा एक ऑफ प्रोजनी प्रोड्यूस करना है। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही तरीका है, एक ही कोई प्रोसेस है जिससे हम प्रोजनी को प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या इसके जो तरीके हैं वो अलग हैं? हाँ, अलग है। तो ये हम समझ पाएंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइप क्या है, कितने टाइप से एक जीव अपने जैसे दूसरे जीव को पैदा कर सकता है। पहला तरीका है इनका वेजिटेटिव। वेजिटेटिव 10th में आपने पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसे हम यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं। दूसरा तरीका है एसेक्सुअल। 10th में आपने एसेक्सुअल के अंतर्गत वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा था। और तीसरा है सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन के 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड हैं जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट के भी हाफ को लेकर के, तो यहाँ हम प्लांट को मद्देनजर रखते हुए सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब जब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दी जाए, या जब प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा एक नया प्लांट्स प्रोड्यूस कर ले, बना ले, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है ये हमें जानना होगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है। तो अगर आप वेजिटेटिव पार्ट्स पे देखो, सपोज कर लो ये आपकी सीड है। सीड जर्मिनेट की, सीड में जब जर्मिनेशन हुआ तो स्टेम बना, इस पे लीफ आई, इस पे लीफ आई, ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर गया। तो बेटे इसमें रूट बन रही है, स्टेम आ गया और लीफ आ गई। ये तीनों पार्ट्स जो हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहे जाते हैं। प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कहे जाते हैं। इन वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा यदि नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, नया प्लांट बन जाए, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। स्टेम का तो बड़ा पॉपुलर है, आप सब लोगों ने देखा होगा, जाना होगा। आपका आलू स्टेम है, आपका गन्ना स्टेम है। तो आलू को आप कट करते हो और आप हर उस पीस जिसमें ये बड होती, जिसमें नोड होता है, नोड, आई होप आपने मार्फोलॉजी पढ़ी होगी क्लास 11th में। तो दो नोड के बीच का जो स्पेस है इस आलू के, मान लो हमने यहाँ आलू बनाया, अब ये मान लो हमारे नोड है, ये पॉइंट्स हमारे नोड है। ऐसे जो आई स्पॉट दिखते हैं ना आलू में, वो नोड है।
तो दो नोड के बीच के स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? इंटर नोड कह रहे हैं, इंटर नोड कह रहे हैं। तो जब आप आलू को कट करते होंगे, तो अगर आपके घर में कोई फार्मर होंगे, जो किसान होंगे, वो कह रहे होंगे कि आलू को काटते समय आप ये देखना कि उसकी जो आई स्पॉट है, जो उसकी आंखें हैं, वो बची रहे, वो हर पीस में हो। असल में वो नोड है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि आप इस आलू को, जो कि स्टेम है, आप इसकी जब रुपाई करते हो तो इससे आपको बहुत सारे आलू मिलते हैं, बहुत सारे आलू यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो बेटा ये हुआ ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी तरह गन्ना, गन्ने को भी आप क्या करते हो? टोटे कर देते हो गन्ने के, और फिर टोटे को लगा देते हो, तो उन टोटों से आपके नए गन्ने बन जाते हैं। नए जो आपके गन्ने के फ्रेगमेंट्स है, उससे आपने नए गन्ने बना लिए। तो बेटे आप यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख सकते हो। देखो, मैं इसमें ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगी कि हमें आना है फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो मैं सिर्फ आपको जस्ट इंट्रो के तौर पे ये बता रही हूँ कि रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स हैं, जिसमें आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को शामिल कर सकते हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी उसी को कहते हैं हम। अब यहाँ कह रहे हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझें, इससे पहले मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलाऊंगी, ताकि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेहतर तरीके से जान पाए। चलिए, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड़ी सिंपल सी बात कही जाती है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट। पर ये छोटी सी बात बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है, क्योंकि यहाँ जो ये गैमेट है, पहली चीज तो ये है क्या, ये हमें नहीं पता। तो फिर हम इसे गैमेट को सॉल्व करते हैं कि गैमेट है क्या। इसी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें, गैमेट है क्या वाली। अगर हम गैमेट देखें, तो बेटे गैमेट एक स्पेशल सेल है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी स्पीसीज का हाफ होता है। तो एक ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, और जिसका फॉर्मेशन रिडक्शनल डिवीजन के दौरान होता है, उसे हम गैमेट कहते हैं। ठीक है, आई होप ये टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही हो। तो मैं ऐसे कहूँ कि मान लो मेरा जन्म इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास मेरे पापा थे और मेरी माँ थी। पापा और माँ ये दोनों, गैमेट को छोड़ के पहले स्टोरी समझ लो, फिर गैमेट पे आना। ये दोनों ह्यूमन है कि नहीं है, ये बताओ। ये दोनों मनुष्य है ना। और मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? सबको पता है 46। मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46। इसका मतलब माँ और पापा दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 46 थे। तो अगर ये हमारे पापा की सेलें हैं, ये माँ की सेलें हैं, तो इनके डीएनए, जो इनका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 46 थे। मम्मा में भी और पापा में भी। ठीक है। अब टेस्टीज, ओवरीज, इन सारी बातों को हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। एक सिंपल बात समझते हैं बस। फिर हुआ ये होगा कि इन सेलों में, ये वो सेलें हैं जो गैमेट बनाएंगे, ये स्पेशल सेलें हैं जो गैमेट बनाएंगे। और जाहिर सी बात है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेलें हैं। और ये हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, वहां पे हम इस चीज पे काफी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बस इतना समझते हैं कि ये स्पेशल सेलें हैं जो कि सेक्स ऑर्गन के अंदर हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अगर यहाँ हम एक डिवीजन करा दें, रिडक्शनल डिवीजन करा दें, तो यहाँ 4 सेलें बनेंगे, और इन चारों सेलों के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाएगा। प्लीज मैथमेटिकली कैलकुलेट मत करें। आप 11th के सेल डिवीजन चैप्टर से इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ 46 एक सेल के पास है, और ये एक सेल इन 4 सेल में कन्वर्ट होने के बाद कैसे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल बन पा रही है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो ये आपका जो आंसर है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो फिर हम ये समझ पा रहे हैं कि चलो, ये तो ह्यूमन बीइंग की बात हो गई। यहाँ भी जो गैमेट बनेंगे, उनके पास भी 23 ही रहेगा, क्योंकि ये ह्यूमन की बात है, जिसमें से 3 तो डीजनरेट हो जाती है। तो 3 भले डीजनरेट हो जाती है, रहते तो उनके पास भी
ही क्रोमोजोम्स है। एक जो बच जाती है, जो लास्ट में ओवा में जाकर कन्वर्ट होगी या फीमेल गैमेट में जाकर कन्वर्ट होगी, उसके पास भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। अगर आप ओनियन की बात करें, ओनियन क्योंकि एक प्लांट्स है, उसमें फ्लावर भी आता है, तो आप फ्लावरिंग प्लांट की बात कर सकते हो। आप कर नहीं सकते हो, कर ही रहे हो। आप पी की बात कर सकते हो, पी में भी फ्लावर आता है। आप सारे एंजियोस्पर्म की बात कर सकते हो। तो इन दोनों एंजियोस्पर्म को आप देखो कि अगर आप मटर की बात करते हो, पी की बात करते हो, तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है? 40। ओनियन में अगर आप बात करते हो, तो ओनियन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है? अगर आप ओनियन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम देख रहे हो, तो इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं? 60। तो देखो बेटे, मामला सिर्फ इतना है कि चाहे ये मटर हो, चाहे ये टमाटर हो, चाहे ये प्याज हो, हर स्पीसीज का अपना नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। मनुष्य का जैसे अपना नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ऐसा थोड़े कि इंडिया के मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 है तो पाकिस्तान वाले में नहीं होगा, ऐसा थोड़े हो सकता है। अमेरिका वाले में नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आप में नंबर ऑफ क्रोमोजोम अगर 46 है, तभी आप मनुष्य जाति से बिलोंग कर सकते हो, अदरवाइज आप मनुष्य नहीं माने जाओगे। इसी तरह आपका जो प्याज है उसमें 16 होना चाहिए, जो मटर है उसमें 14 होना चाहिए। तो इसका आप ये समझ लो कि हर स्पीसीज का अपना पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। ठीक है, जब यहाँ आप रिडक्शनल डिवीजन कराओगे तो आपको गैमेट मिलेगी, इसमें 8 बन जाएंगे, और इसके सॉरी बेटे सॉरी, 8 कैसे होंगे? 7 होंगे ना। इसके 7 हो जाएंगे, इसके 7 हो जाएंगे, देखते हैं 7, और इसके 8 हो जाएंगे। अब ये देखो कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम स्पीसीज में जितनी है उस आधा नंबर ऑफ क्रोमोजोम जिस सेल को मिलेगा, वो सेल क्या होगी? गैमेट होगी। वो सेल क्या होगी? गैमेट होगी। आई होप आप ये बात समझ पाए हैं कि गैमेट क्या है। मैंने आपसे डिस्कस किया कि गैमेट एक ऐसी सेल है जिसका निर्माण रिडक्शनल डिवीजन के दौरान होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेरेंटल सेल के आधा होते हैं। मैंने बताया ना, पेरेंटल सेल के आधा होते हैं। जैसे ह्यूमन में, ह्यूमन हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो या पापा के रूप में हो, 46। और अगर यहाँ आपने रिडक्शनल डिवीजन कराया था तो आपको 23 वाली जो सेलें मिली थी बेटे, वो सेलें हमारी गैमेट्स थी। वो सेलें क्या थी? गैमेट्स थी। अब यदि हम ये कहें कि ये माँ की गैमेट्स हैं, तो इसे हम ओवा या फीमेल गैमेट कहेंगे। और अगर हम ये कहें कि यह गैमेट पापा की गैमेट है, तो इस गैमेट को हम स्पर्म या मेल गैमेट कहेंगे। पर कॉमन बात क्या रही इसमें? इनके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं? 23। और इनके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं? 23। ठीक है बेटे, आप देख सकते हो कि जो हमारे गैमेट हैं, चाहे वो मम्मा के गैमेट हो चाहे वो पापा के गैमेट हो, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने? 23 हैं। हम कैसे बने होंगे? देख लो कि हम कैसे बने होंगे। हुआ कुछ यूं होगा कि ये स्पर्म इस ओवा से मिला होगा। बेटे सारी स्टोरी बताएंगे, बस धैर्य रखिए, अगले लेसन पहुंचने दीजिए हमको। तो ये दोनों 23 नंबर की सेलें मिली होंगी। अब अच्छा, जरा मिला के ही दिखाते हैं। आप मान लो ये ओवा है, ये ओवा है, और ये स्पर्म आता है, ये स्पर्म आता है। इस स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोजोम्स है। इस स्पर्म के पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं? 23। और ओवा के पास भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23। तो देखो बेटे, यहाँ फ्यूजन तो हो रहा है, आप साफ देख सकते हो कि यहाँ फ्यूजन तो हो रहा है। इसका न्यूक्लियस यहाँ आ गया,
और इनका न्यूक्लियस तो यहाँ था ही। तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम इनके और 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम इनके। आई होप 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गए, आप देख सकते हो। तो ये जो सेल बनेगी फर्टिलाइजेशन के बाद, आप समझते हो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और नहीं समझते हो तो अगले लेसन में हम समझेंगे। यहाँ अब जो सेल बनी, जो पहली सेल यहाँ बनी, जो यहाँ फर्स्ट सेल बनी बेटे, इसमें हो गया नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना, 46। और इसे आप क्या कहते हो, जाइगोट। ऐसा थोड़े है कि ये सिर्फ हमारे में बना, ये प्लांट में भी बनेगा। फ्लावरिंग प्लांट जो भी, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीनिंग्स ही आपने क्या कही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीनिंग्स ही आपने कहा फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। इसका मतलब कि मेल गैमिट तो बनेगा, फीमेल गैमिट भी बनेगा, और ये दोनों गैमिट फ्यूज भी होंगे। मेल गैमिट यानी ओवा बनेगा, फीमेल गैमिट यानी स्पर्म बनेगा, और ये दोनों जब फ्यूज्ड होंगे तो इनका जो रिजल्ट होगा, आप ही तो हैं, लेकिन आप सबसे पहले किस फॉर्म में आओगे, जाइगोट के फॉर्म में आओगे। ठीक है, फिर माँ के गर्भ के अंदर, माँ के उटरस के अंदर आप 9 महीने बिताओगे, और इस एक सिंगल सेल को बहुत सारी सेलों, बहुत सारे टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम में बदलते हुए आप फीटस में कन्वर्ट हो जाओगे, और अपने साइज को बढ़ाते बढ़ाते 9 महीने का टाइम ले लोगे पूरे मैच्योर होने में, और फिर आप बाद में डिलीवर हो जाओगे। तो खैर आपकी बात हो नहीं रही है, प्लांट की बात हो रही। तो प्लांट भी ये सारे स्टेप को फॉलो करेगा। बस प्लांट के पास तनिक यूट्रस नहीं है, लेकिन गैमेट तो प्लांट के पास भी है, फ्यूज तो वो भी होंगे, जाइगोट तो वहां भी बनेगा। तो बेटा आई होप आप ये बात समझ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधा मतलब ये है कि हम दो ऐसी सेलों को फ्यूज्ड करा रहे हैं जिनके पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम उनके पेरेंट सेल का आधा है। अगर हम ये कहें कि हम 23 के लिए n नंबर मान रहे हैं, तो बेटे हम 46 के लिए कितना नंबर मानेंगे, 2n। तब हम इस 46 के लिए, भाई ये एक n ये हो गया, एक n ये हो गया, तो ये कितने हो गए, 2n। 2n कंडीशन को हम डिप्लॉइड कंडीशन कहेंगे। डिप्लॉइड लास्ट में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो गैमेट है उसकी पोलैरिटी बताइए, तो यही आप देख लो। और जो एन कंडीशन है ये हैप्लॉइड कंडीशन है। और लास्ट में एनसीईआरटी में यहीं पे पूछा है, इसी पैराग्राफ के लास्ट में, जहां आप पोलैरिटी आप देखोगे कि गैमेट की पोलैरिटी क्या होती है। आपके हिसाब से गैमेट की पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी मतलब आप समझ रहे हो ना, गैमेट हैप्लॉइड है या गैमेट डिप्लॉइड है, ये पोलैरिटी पूछ रहे हैं। तो बेटे ऑफ कोर्स गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड। गैमेट की पोलैरिटी कैसी है, हैप्लॉइड या इन कंडीशन। क्लियर हो गया। तो मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया मैंने। आ जाओ आप अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। अब जाहिर सी बात है कि ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पर गैमेटों का फ्यूजन तो जी नहीं होगा, ये एसेक्सुअल है, मीन्स इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं हो सकता। तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन होगा कैसे, प्रोजनी बनेगी कैसे। कह रहा है कि यहाँ प्रोजनी तो बनेगी, लेकिन बाई स्पोर। यहाँ प्रोजनी तो बनेगी बेटे, लेकिन बाई स्पोर। अब ये बहुत डिटेल आपने पढ़ा है 11th के लेसन नंबर 3 में। ठीक है, तो वहां आप जाकर के देख सकते हो, वहां पूरा आप फंगी देख लो, ब्रायोफाइटा देख लो, पेल्डोफाइटा देख लो। तो फंगी में, एल्गी में आप बहुत सारा स्पोर देखोगे, स्पोर के द्वारा होने वाले रिप्रोडक्शन देखोगे। ठीक है, तो उस लेसन में आप स्पोर के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये सीख पाओगे। ये समझ पा रहे हैं कि हमें पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप को आप बांट सकते हो 3 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट्स आपका क्या हो जाएगा, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप को समझ पा रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, जिसमें पहली तो इसकी डिफिनीशन ही है फ्यूजन ऑफ गैमिट, और फ्यूजन ऑफ गैमिट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन ही होती है फ्यूजन ऑफ गैमिट, गैमिट्स का फ्यूज्ड होना, गैमिट्स। ठीक है, तो गैमिट्स फ्यूज्ड कब होंगे? जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा। अगर गैमिट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो गैमिट फ्यूज्ड नहीं होंगे, और अगर गैमिट फ्यूज्ड हो रहे हैं तो रिजल्ट क्या बन रहा है? तो इसका मतलब कि हमें दो और बातें आनी चाहिए। गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी प्री फर्टिलाइजेशन, यानी हमें क्या आना चाहिए? प्री फर्टिलाइजेशन आना चाहिए। हमें आना चाहिए फर्टिलाइजेशन से पहले की चीजें, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ, मीन्स गैमेट कैसे बना, कहाँ बना। तो हमें वो ऑर्गन आना चाहिए जहां गैमेट बन रहा है, कैसे बन रहा है कि मैकेनिज्म आनी चाहिए। और फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हो रहा है, उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बेटे हम इन स्टेपों पर चलें, इससे पहले जरूरी है एनसीईआरटी के इंट्रो को पढ़ना, क्योंकि इंट्रो से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो लाओ पहले हम एनसीईआरटी के इंट्रो देख लें, फिर हम स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन पर आएंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन क्या है। ये तो समझ लो कि प्री फर्टिलाइजेशन में आपको वो स्ट्रक्चर आना चाहिए जहां गैमिट बनेगा, चाहे वो मेल गैमिट हो चाहे वो फीमेल गैमिट हो, कहाँ बनेगा ये हमें पता होना चाहिए। कैसे बनेगा, इवेंट्स क्या है, क्या घटनाएं घटित होंगी जिससे गैमिट बन रहा है, ये आना चाहिए। फर्टिलाइजेशन आना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कैसे बना, जाइगोट कैसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, और एम्ब्रियो कैसे सीड में कन्वर्ट हुई, ये आना चाहिए। तो ये करते करते पूरा लेसन आपका खत्म हो जाएगा। तो इस पे हम चर्चा करें, इससे पहले हम एनसीईआरटी की उन पैरा को देखें जो हमें एनसीईआरटी ने गिव अप किया है। जरा देख ले, यहाँ से क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? देख के लगता है क्या कोई क्वेश्चन बनेगा? हाँ बेटे बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनेगा, तो देखो क्या क्वेश्चन बनता है। एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या एड्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, देख सकते हैं क्या क्या एड्स दे रखा है। सेंट, परफ्यूम्स, कलर्स, ये सब क्या है? एड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये फ्लावर, ठीक है फ्लावर, ये सारी चीजें कहाँ हैं? फ्लावर के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें कहाँ है? फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर के अंदर ये सारी चीजें क्यों है? फ्लावर को गॉड ने क्यों रिच ऑफ कलर बनाया, क्यों इतना परफ्यूम्स सेंट इसको प्रोवाइड किया? क्योंकि ये एड्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आगे स्टोरी देखो, और भी कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर एक दिन में थोड़े पा रहा है, वो है क्या? डाइवर्सिटी, बहुत जो डाइवर्सिटी है, स्ट्रक्चर, इनफ्लोरोसेंस, फ्लावर, फ्लोरल पार्ट्स, अमेजिंग रेंज, एडॉप्टेशन है। तो फ्लावर ने अपने अंदर बहुत सारा एडॉप्टेशन किया, सॉरी फ्लावर नहीं प्लांट्स, प्लांट में बहुत सारा एडॉप्टेशन हुआ, फिर फ्लावर में भी बहुत सारे एडॉप्टेशन हुए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बहुत सारे एडॉप्टेशन हुए। और उन एडॉप्टेशन के दौरान फाइनली फाइनली प्लांट्स अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट था फ्रूट्स और सीड बना लिया। एडॉप्टेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में, और इसका
जो इंड प्रोडक्ट है, यहाँ भी आप क्वेश्चन देख रहे हो, इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्रूट्स और सीड्स। ठीक है, तो कह रहे हो कि इस लेसन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या मार्फोलॉजी है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ये समझेंगे। चलिए समझेंगे। क्या यहाँ भी कोई क्वेश्चन बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। चलो, ये डायग्राम देखो। अब आपको फ्लावरिंग प्लांट में आप आ चुके हो, आप फ्लावर देख रहे हो, यहाँ पर पूरा फ्लावर आपको दिखा रखा है। यहाँ पर आपको पूरा फ्लावर दिखा रखा है। वैसे हम फ्लावर खुद ड्रॉ करेंगे और उसमें हम इन चीजों को और बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेकिन ये डायग्राम पहले आप समझो कि इस डायग्राम के सारी नेमिंग्स आपको पता होनी चाहिए। बिना नेमिंग्स के आप काम नहीं कर सकते हो। कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है जहां नेम चाहिए ही चाहिए होंगे आपको। आप मार्फोलॉजी याद करो। मार्फोलॉजी आप याद करो। ये आपका थैलेमस है, ये आपका थैलेमस है, और इसी थैलेमस पर पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो आकर के ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, इसके ऊपर आप देख सकते हो कि आपका पूरा फ्लावर लगा हुआ है। ये सेपल है, आप समझ रहे हो, ये कैलिक्स है, ये पेटल है, आप समझ रहे हो, ये कोरोल्ला है, ये एंथर, ये स्टेमेन, ये फिलामेंट्स। आप ये समझ रहे हो कि ये हमारे स्टेमेन है, स्टेमेन, और आप समझ रहे हो कि ये हमारी कार्पल या पिस्टिल है, पिस्टिल। ठीक है बेटे, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम ने कहा कि हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए। किसका स्ट्रक्चर चाहिए? फ्लावर का स्ट्रक्चर चाहिए, जो एनसीईआरटी में ऐसे गिवन है। बेटा जैसा नाम है ना, प्लीज वो नाम आप तैयार रखना कि किसका क्या नाम है। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका डायग्राम बेस्ड भी आ जाता है। और बाकी आइए हम काम करते हैं। अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर की डिफिनीशन एनसीईआरटी में एनसीईआरटी कहती है कि फ्लावर सेक्सुअल पार्ट्स है प्लांट का। फ्लावर जो है वो प्लांट का सेक्सुअल पार्ट्स है। ठीक, तभी तो आपने कहा कि प्लांट का दो, जो रूट है, जो स्टेम है, और इस प्लांट में जो ये लीफ आएंगे, प्लांट में जो लीफ आएंगे, ये सारी चीजें प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट्स। अगर हम देखें तो ये सारी चीजें, चाहे रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, इसे तो आपने पहले ही वेजिटेटिव पार्ट्स कह दिया। वेजिटेटिव पार्ट्स कह दिया। ठीक है, जब इस पे फ्लावर आ रहा है, जो यहाँ पर फ्लावर आ रहा है, ये फ्लावर प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है। यह फ्लावर प्लांट का क्या है बेटा? सेक्सुअल पार्ट है।
ठीक है, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि उसी प्लांट का सेक्सुअल पार्ट्स क्या है, फ्लावर है, जिसपे हमें काम करना है। अच्छा, येलो कलर क्लियर नहीं हो रहा है तो फ्लावर ही लिखा गया है, कोई बात नहीं, मैं ब्लैक कलर कर दे रही हूँ। फ्लावर, ठीक है। आज हमने सिर्फ इंट्रो लिया, कल हम फ्लावर के बारे में डिटेल करेंगे और ये भी सीखेंगे कि इस फ्लावर में कहाँ गैमिट बनेगा और कहाँ गैमिट नहीं बनेगा। वैसे तो आप जानते हो कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, अभी पुराने फिगर में मैंने दिखाया एनसीईआरटी के। आप ये भी जानते हो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कि कैलिक्स और करोला जो है वो एसेसरी पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते। इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। आप ये भी जानते हो कि एंड्रोशियम जो है वो स्टेमेन का ओरल है, या स्टेमेन जो है यूनिट है आपके एंड्रोशियम की। आप ये भी जानते हो कि कार्पल गाइनोशियम की यूनिट है, या गाइनोशियम जो है वो कार्पल का ओरल है, आप ये जानते हो। तो कल हम इस पे डिटेल काम करेंगे और हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम में किस प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम देखेंगे। इसके लिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।